एक दिन मैं अपने मित्र को फोन मिला रहा था कि इत्तेफाक से रॉन्ग नंबर लग गया। दूसरी तरफ से एक लड़की ने फोन उठाया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों के बीच कुछ ही देर टेलीफोन सर्विस की गड़बड़ी को लेकर कुछ बातें हुई, लेकिन उन चंद बातों ने ही मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी। उसकी आवाज मेरे दिमाग में सितार की झनकार की तरह गूंज रही थी। वो बात करते करते बीच बीच में हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे पत्थर की विशाल शिलाओं पर उछल कूद मचाते हुए कोई पहाड़ी झरना बह रहा है। मेरी वह सारी रात बेचैनी के आलम में गुजरी। उसका फोन नंबर मेरे मोबाइल फोन में आ ही गया था। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसका नंबर मिला दिया। क्या बात है, वो खिलखिला कर हंसी। आज फिर रॉन्ग नंबर लग गया। नहीं, मैंने अपनी तेज होती धड़कन को नियंत्रित करते हुए कहा, आज मैंने जानबूझकर मिलाया है। वाह, क्या बात है, वो हंसते हुए बोली। आज की सुबह का आगाज कुछ खास लग रहा है। निस्संदेह उसकी हंसी में जैसे कोई जादू था, नशा था। मैंने सकुचाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये पूछकर मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरा सवाल सुनकर फोन न काट दे या नाराज न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल सुनकर वो फिर हंसी और बड़े अलमस्त अंदाज में बिना किसी लागल पेट के अपना नाम बता दिया, दीपाली। उसकी आवाज मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। बिना उसे देखे, बिना उसे जाने दिल के किसी कोने में मोहब्बत के अंकुर फूटने लगे थे। सचमुच मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है। जवां दिलों का वह नगमा जो दिल में बजता है और उसकी स्वर लहरियां पूरे तन बदन को रोमांचित कर देती हैं। उस दिन दीपाली से मेरी काफी देर तक बात हुई। रंगों के बारे में, किताबों के बारे में, वेस्टर्न म्यूजिक और देश की पॉलिटिक्स के बारे में। लगता था जैसे हर सब्जेक्ट पर उसकी गहरी पकड़ थी। इसका बाद हमारे बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला चल निकला। मैं रोज उसे फोन मिलाता और देर तक बातें करता। हम दोनों के बीच जो बातें होती, उनका कोई आधार नहीं होता था। कह सकते हैं कि हमारे बीच अधिकतर बेसिर पैर की बातें होती थी। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मेरा बस चलता तो मैं बिना थके उससे 24 घंटे लगातार बातें करता रहता। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। कभी भी दीपाली भी मुझे फोन करने लगी थी। बातों बातों में हमारे बीच जितनी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, मेरी यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि दीपाली देखने में कैसे होगी। जब जिज्ञासा बढ़ती गई, तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम देखने में कैसी हो? मेरा मतलब तुम्हारी सुंदरता से है। दीपाली की खनकदार हंसी मेरे तनमन को रोमांचित कर गई। वो शायराना अंदाज में बोली, तुमने कभी शिलाखंडों पर बिखरी चांदनी को देखा है? मेरी कल्पनाओं में पाषाण शिलाओं पर फैली चांदनी का दृश्य घूम गया और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। समझ लो, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। बर्फ के पहाड़ों पर बिखरी चांदनी सी सुंदर, स्वच्छ और दिलकश। अब ये बताओ कि तुम कैसे हो? जवाब के साथ साथ उसने बिना मौका दिए सवाल कर दिया। मैं उस चांद की तरह हूँ जो चांदनी बिखेरता है, जिसके बिना चांदनी का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा जवाब सुनकर दीपाली पहले से भी ज्यादा जोर से खिलखिला कर हंसी। उस दिन के बाद पहले बीच और भी नजदीकियां बढ़ गईं। कह सकते हैं कि बातों के फैलते दायरे चाहत के द्वार खोलने लगे। अभी हमारी बातचीत के सिलसिले को 1 सप्ताह ही हुआ था कि मैंने दीपाली से एक गंभीर मजाक कर दिया। उस दिन 1 अप्रैल था और रात को ही मैं योजना बना चुका था कि सुबह उठकर सबसे पहले दीपाली को ही अप्रैल फूल बनाऊंगा।
मैंने ये किया भी। मैंने सुबह 8 बजे दीपाली को फोन किया। मैंने घबराए आवाज में कहा, दीपाली, मैं अचानक एक भारी मुसीबत में फंस गया हूँ, इसलिए तुम्हें 2-3 दिन तक फोन नहीं कर सकूंगा। तुम भी मुझे फोन मत करना। कैसी मुसीबत? तुम किस मुसीबत में फंस गए हो? दीपाली ने परेशान होकर पूछा। एकाएक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है। मैं उसे लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। उसकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है। तुम दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए और वह खूबसूरत बच्चे को जन्म दे। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। लगा जैसे दीपाली की आवाज गले में फंस गई हो। फोन डिस्कनेक्ट करके मैं ये सोचकर खुश हुआ कि मैंने दीपाली को अप्रैल फूल बना दिया है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि उसे कम से कम 1 घंटा कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद फोन करके बता दूंगा कि मैंने उसे अप्रैल फूल बनाया था। 1 घंटे बाद मैंने दीपाली को फोन किया, तो मेरी आवाज सुनते ही उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने फिर से उसे फोन मिलाया। फिर वही हुआ। मेरी आवाज सुनते ही उसने फोन काट दिया। इसके बाद मुझे एक और नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। तीसरी बार जब मैंने नंबर डायल किया, तो दूसरी ओर घंटी बजती रही, लेकिन फोन उठाया नहीं गया। इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं बेचैन होकर पागलों की तरह अपने बेडरूम में घूमने लगा। मेरी हालत उस कबूतर जैसी हो गई थी, जिसके पंख कट गए हों, लेकिन वह उड़ना चाहता हो। मैं रात के 1 बजे तक उसे फोन मिलाता रहा, लेकिन दीपाली का फोन स्विच ऑफ था। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो सका। सुबह होते ही मैंने फिर दीपाली को फोन मिलाया। इस बार दीपाली ने फोन रिसीव तो कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वह फोन काटने वाली हो। मैं चीख पड़ा, दीपाली, प्लीज फोन मत काटिएगा, तुम्हें मेरी कसम दीपाली। वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उस पर मेरी बात का माकूल असर पड़ा। उसने फोन डिस्कनेक्ट नहीं किया। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे छोटे से मजाक की इतनी बड़ी सजा मत दो दीपाली। तुम नहीं जानती, मैं सारी रात नहीं सोया हूँ। इसके बाद एक ही सांस में मैंने दीपाली को 1 अप्रैल वाली पूरी बात बता दी। मैं बहुत जल्दी बोल रहा था। मुझे डर था कि कहीं दीपाली फोन डिस्कनेक्ट न कर दे और मेरी बात अधूरी रह जाए। दीपाली ने मेरी पूरी बात सुन तो ली, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसने बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उस दिन के बाद दीपाली जैसे बदल भी गई। मैं उससे फोन पर बातें करता, तो वह मेरे सवालों का जवाब सिर्फ हूँ, हाँ में देती। उसकी चंचल बातें और मदमस्त हंसी एकदम से गायब हो गई थी। मैं उसे नए नए चुटकुले सुनाता, तरह तरह की मजाकिया बातें करता, लेकिन वह कभी नहीं हंसती। वह झील के पानी की तरह शांत हो चुकी थी। मैं फोन करता, तो वह पत्थर बनी चुपचाप मेरी बातें सुनती रहती। उसकी चुप्पी से मेरी बेचैनी और बढ़ जाती। मैं दीपाली में आए इस परिवर्तन की वजह समझ नहीं पा रहा था। उसी बीच एक रोज रात को दीपाली का फोन आया। वो बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों नहीं? मेरे दिल में खुशियों के कमल खिल उठे। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता हूँ। बताओ, कहाँ मिलोगी? कल शाम 7 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैंने मन की खुशी जाहिर करते हुए सवाल किया, तो वह बोली, मैं होटल ताज लेंस एंड के रिसेप्शन हॉल में लाल रंग के कपड़ों में बैठी मिलूंगी। मेरी टेबल पर सफेद गुलाब रखा होगा, पहचान लेना। मैं कुछ और कहता, उसके पहले ही दीपाली ने फोन काट दिया। सफेद गुलाब की बात मुझे कुछ अटपटी सी लग रही थी। प्रेम का प्रतीक तो लाल रंग होता है,
फिर दीपाली ने टेबल पर सफेद गुलाब रखने की बात क्यों कही? किसी बात को लेकर मन अनिश्चितता से भरा हो तो तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगती हैं। सोच सोच कर मेरा दिल अजीब सी आशंका से धड़कने लगा। अगले दिन शाम 7 बजे बंठन कर मैं होटल ताज लैंड्स एंड पहुंच गया। मैंने अपना पसंदीदा डबल ब्रेस्टेड नीला सूट पहना था। प्रचलन के मुताबिक टाई लगाई थी। कोट पर सितारों वाला ब्रोच लगाया था। मैं सीधा ताज लैंड्स एंड के रिसेप्शन हॉल में जा पहुंचा। दीपाली को ढूंढने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कहे अनुसार उसने अपनी टेबल पर सफेद गुलाब रख रखा था और वह सुर्ख साड़ी में थी। उसके मेकअप और साज श्रृंगार से लग रहा था कि जैसे वह शादीशुदा हो। मैं हैरान सा उसे देखता रह गया। वह सचमुच श्वेत चांदनी की तरह स्वच्छ, निर्मल और मनमोहिनी थी। मैंने कुर्सी खींचकर दीपाली के सामने बैठते हुए अपना परिचय दिया। थोड़ी देर वह मुझे अपलक देखती रही। फिर गंभीर स्वर में वह बोली, तुमने पिछले कुछ दिनों से मुझ में परिवर्तन महसूस किया होगा। मैंने तुम्हें आज उसी सिलसिले में बुलाया है। हाँ, तुम सचमुच काफी बदल गई हो। मैं उसकी खामोश आंखों में झांकते हुए बोला, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? कहीं तुम मेरी अप्रैल फूल वाली बात का बुरा तो नहीं मान गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीपाली अपने खुले बालों को पीछे की ओर झटकते हुए बोली, दरअसल जब तुमने मजाक में ये कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी पत्नी की फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है, तो मुझे झटका तो लगा, लेकिन खुशी भी हुई। खुशी? मैंने चौंकते हुए पूछा, खुशी क्यों हुई? क्योंकि तुमने तो अपनी शादी की बात मजाक में कही थी, जबकि मैं सचमुच पहले से शादीशुदा थी। मेरा 2 साल का एक बेटा भी है। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे लगा जैसे किसी ने अचानक मेरी छाती में खंजर घोंप दिया हो। मेरे मुंह से घुटी घुटी सी आवाज में चंद शब्द निकले, तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, आज मेरी शादी की 4थी सालगिरह है। मैं अपने पति और बेटे के साथ ही यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आई हूँ। मुझे एक और झटका लगा। मैंने मन महसूस कर पूछा, तुम्हारा पति और बेटा, क्या वे भी यहाँ आए हैं? बस आने ही वाले हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं मजाकिया स्वभाव की हूँ। तुमसे जब मजाक मजाक में बात आगे बढ़ी, तो मैंने मजाक में झूठ बोल दिया। इस तरह बात आगे बढ़ती गई और मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। दीपाली धारा प्रवाह बोलती गई, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करने लगोगे और मजाक मजाक में शुरू हुआ ये सिलसिला इतना गंभीर मोड़ ले लेगा। अपने पति के ही कहने पर मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। और पति सब कुछ जानते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि इस प्रेम कथा का यही अंत हो जाए, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है। मैं पत्थर का बुत बना बैठा विस्मय से दीपाली को देख रहा था। तभी एक सुंदर से बच्चे को गोद में संभाले उसका पति भी रिसेप्शन हॉल में आ गया। मेरे नजदीक आकर उसने मुझसे इस तरह मित्रतापूर्वक ढंग से हाथ मिलाया, जैसे वह मुझे पहले से जानता हो। चंद बातों के बाद उन दोनों ने मेरी उपस्थिति में ही शादी की वर्षगांठ की खुशी में शैंपेन खोली और उसका पहला पैगा बनाकर मुझे दिया। मैं उसे एक ही घूंट में पी गया। होटल से लौटकर मैं सीधे घर पहुंचा और बेहाल सा होकर बिस्तर पर पड़ गया। मेरी आंखें धुआं धुआं हो रही थी और सिर चकरा रहा था। जिस दीपाली को मैंने अपनी दुनिया मान लिया था, जिसके आगे मैं कुछ सोच ही नहीं सकता था, आज पता चला कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। मैं उसे लेकर गंभीर था और वह मेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी।
तभी मेरी निगाह सिरहाने साइड टेबल पर रखे मोबाइल पर पड़ी। सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। न उस दिन रॉन्ग नंबर लगता और न बात यहाँ तक पहुँचती। मैंने गुस्से में मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। उसके टुकड़े कमरे में इधर-उधर बिखर गए। मैंने तकिए में मुंह छिपा लिया। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पता नहीं मैं कब तक रोता रहा। तभी मैंने महसूस किया जैसे बेडरूम में कोई आया हो। मैंने पलटकर देखा तो चौंका। सामने दीपाली अपने पति के साथ खड़ी थी। यह क्या हाल बना लिया तुमने? दीपाली का पति आगे बढ़कर मुझे उठाते हुए बोला, इतने से मजाक का इतना बुरा मान गए? मजाक? मैं चौंका। बेवकूफ हो तुम। इतनी लंबी लंबी बातों के बावजूद दीपाली को नहीं समझ पाए। बहुत शैतान है ये। तुमने इसे अप्रैल फूल बनाया था, इसीलिए इसने भी तुमसे बदला लेने के लिए यह नाटक रचा था। नाटक? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या ये सब नाटक था? इसका मतलब कि तुम इसके पति नहीं हो? मैं दीपाली का पति कैसे हो सकता हूँ? अभी तो इसकी शादी ही नहीं हुई। मैं इसकी बड़ी बहन का पति हूँ और जिस बच्चे को तुमने देखा था, वह मेरा बेटा है। दरअसल दीपाली ने ही मुझे शादी की सालगिरह का ये सारा नाटक रखने के लिए कहा था, ताकि तुमसे तुम्हारे ही अंदाज में बदला ले सके। मैंने दीपाली की ओर देखा। वह मुझे देखकर बड़े ही मनमोहक ढंग से मुस्कुरा रही थी। दोस्त, दीपाली के जीजा ने हंसते हुए कहा, प्रेम के मामले में तुम्हारा रॉन्ग नंबर नहीं, बल्कि सही नंबर लगा था। जितना प्रेम तुम दीपाली से करते हो, उतना ही दीपाली भी तुमसे करती है। हकीकत बताने के बाद दीपाली के जीजा हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मैं उठकर दीपाली के नजदीक पहुंचा। लाज से उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। उसके चेहरे पर वैसी लुनाई थी, जैसी अपने प्रेमी का साथ पाकर किसी कुंवारी लड़की के चेहरे पर आ जाती है। क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो? मैंने दीपाली के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा, तो दीपाली ने नजरें झुकाकर स्वीकृति में सिर हिला दिया। मुझसे शादी करोगी? मैंने गंभीर होकर पूछा, तो वह धीरे से बोली, हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने दीपाली को अपनी बाहों में भर लिया। वह भी मुझसे लिपट गई। हम दोनों के दिल के सांस पर मोहब्बत का राग बज उठा। हम देर तक एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हम अनंत आकाश में उड़ रहे हों। सचमुच इस दुनिया में मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।